नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। पहले अमेरिका का सेंट मार्टिन आयरलैंड मांगना, फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट होना, शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना, 18 महीनों तक मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहना और बहुत सारे फैसले करना। विदेशों का जो गेम था, जो टारगेट था, उसे बांग्लादेश में सेट करना, फिर बांग्लादेश में चुनाव होना और तारिक रहमान का प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनना। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि ये पिछले 1.5 साल में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए भले ही आज नतीजा यह निकला है कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। लेकिन असली विजेता कहीं मोहम्मद यूनुस तो बनकर नहीं उभरे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक उथल पुथल है, जहां तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 2024 के छात्र आंदोलन से शुरू हुआ तूफान थमता हुआ अब फिलहाल नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल विजेता अर्थशास्त्री, जिन्होंने अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के रूप में 18 महीनों तक देश को संभाला, अब असली विजेता के रूप में वो उभर रहे हैं। कम से कम कई विश्लेषकों की नजर में ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके एजेंडे जैसे अमेरिका बांग्लादेश में ट्रेड डील करवाना, पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते करवाना, म्यांमार मिशन के लिए चीन को राजी करना, इस्लामिस्ट ताकतों की रिहाई करना, चीन का निवेश पूर्वोत्तर के राज्यों के करीब लेकर आना, यह काफी हद तक पूरा करने में मोहम्मद यूनुस कामयाब रहे हैं। और जो मोहम्मद यूनुस ने कर दिया है उसे बदल दे तारिक रहमान, इतनी शायद उनकी भी औकात नहीं होगी, इतना मादा उनमें भी नहीं होगा कि वो चीन की जो पैठ बांग्लादेश में बन गई है, अमेरिका की जो पैठ बांग्लादेश में बन गई है, उसे वो उखाड़ सकें या फिर उसे वो कम कर सकें। तो ऐसे में कहा जा रहा है विजेता के तौर पर उभर कर तो मोहम्मद यूनुस ही सामने आए। लेकिन अब सवाल यह है कि यूनुस का आगे क्या होगा? क्या वो राजनीति से पूरी तरह संन्यास लेंगे या कोई नई भूमिका में वापस बांग्लादेश में लौटेंगे? 75 साल के यूनुस ने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो बीएनपी, जमात इस्लामी और बाकी इस्लामिस्ट संगठनों को एकजुट करने में सफल रहे, जिसने हसीना की आवामी लीग को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद की। विदेशी शक्तियां जैसे अमेरिका और कुछ इस्लामिक देश, चीन, पाकिस्तान, इन्हें भी कहीं ना कहीं साधने में सफल दिखाई दिए। आपके विश्लेषक हैं शफकत रब्बी, इनका कहना है कि यूनुस ने बहुत मेहनत की और बहुत कम समय में लगभग वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। इससे वो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। हालांकि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आसिफ मोहम्मद शाहन की आलोचना भी वाजिब है। कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उनका यह कहना है। अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हुआ है, अल्पसंख्यकों पर जैसे हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, महिला अधिकारों पर भी सवाल उठे हैं। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यूनुस की सरकार ने इस्लामिस्ट ताकतों को ज्यादा छूट दी, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी सुधार किए, जैसे चुनाव कराना और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना। कुल मिलाकर उनकी लेगेसी मिश्रित रही। एक शांतिदूत की छवि जो सत्ता के लालच से ऊपर थी, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियों में कमजोर साबित हुई। यूनुस का आगे क्या होगा, इसकी अगर बात करें तो यहां कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस कुछ दिन आराम करेंगे और अपनी पिछली जिंदगी में फिर वो वापस चले जाएंगे। एक मजबूत संभावना ऐसी है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी सी जटिल है। फरवरी 2026 में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के बाद यूनुस ने औपचारिक रूप से इस्तीफा तो दे दिया और एक देश के निर्वाचित सरकार की तरफ भी देश बढ़ गया। यहां कुछ संभावित नजरिए हैं जो हालिया रिपोर्ट्स और जो एनालिस्ट के विचार हैं उनके ऊपर आधारित हैं। यूनुस ने हमेशा खुद को केयर टेकर कहा है, ना कि राजनीतिज्ञ। उनके प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने भी साफ किया है कि यूनुस को राजनीति में जीरो इंटरेस्ट है और वो यूनुस सेंटर तथा ग्रामीण बैंक के काम पर फोकस करेंगे, जहां वो गरीबी उन्मूलन और सोशल बिजनेस पर काम करेंगे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि कोई साफ भूमिका तय नहीं हुई है, लेकिन रहमान देश के सर्वश्रेष्ठ दिमागों से सलाह लेते रहेंगे। अगर यूनुस सत्ता से दूर रहते हैं तो उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनेगी जिसने सत्ता सौंपी और चुपचाप चले गए, जो इतिहास में उन्हें सम्मान दे सकता है। लेकिन अगर बीएनपी सरकार चलाने में असफल होती है तो यूनुस को दोषी ठहराया जा सकता है। दूसरा संभावित नजरिया यह भी है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है और यह अफवाह भी है कि यूनुस राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, जो एक सांकेतिक पद है, लेकिन स्थिरता प्रदान
प्रदान कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि बीएनपी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इससे दो पावर सेंटर बनेंगे, रहमान पीएम और यूनुस प्रेसिडेंट। क्योंकि ये जो जुलाई चार्टर यूनुस लेकर आए हैं उसमें प्रधानमंत्री की पावर को कम कर कुछ पावर्स को राष्ट्रपति के हाथों में भी सीधे तौर पर दिया गया है, और तारिक रहमान ऐसा टकराव नहीं चाहेंगे। यूनुस रहेंगे तो देश में दो पावर सेंटर रहेंगे। बाकी एक प्रोफेसर का ऐसा मानना है कि किसी एडवाइजरी भूमिका में यूनुस रह सकते हैं, फॉर्मल तौर पर या फिर इनफॉर्मल तौर पर, खासकर आर्थिक मुद्दों पर। अगर ऐसा होता है तो यूनुस का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन यह बीएनपी की सहमति पर निर्भर करेगा, वो ऐसा होने देगी या नहीं। रहमान की सरकार यूनुस से सलाह ले सकती है, खासकर अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। एक रिपोर्ट ये कहती है कि यूनुस पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य से गायब नहीं होंगे और आर्थिक व गवर्नेंस मुद्दों पर सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर इस्लामिस्ट ताकतें हावी होती हैं तो यूनुस की सेक्युलर छवि बाधा बन सकती है। कुछ रिपोर्ट्स दावा यह भी करती हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह संकेत देता है कि वो अनौपचारिक रूप से निगरानी रख सकते हैं। चुनौतियां भी हैं और जोखिम भी हैं। अगर बीएनपी सरकार में अस्थिरता आती है, जैसे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, फिर अल्पसंख्यकों पर हमले जारी रहते हैं, तो यूनुस पर आरोप लग सकते हैं कि उन्होंने इस्लामिस्ट कॉकटेल तैयार किया। कहा गया कि उनकी लिगेसी मिश्रित रहेगी, कुछ अच्छे काम कुछ बुरे काम, लेकिन 18 महीनों में देश में अराजकता बढ़ी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और अवामी लीग को उखाड़ फेंकने में वो कामयाब रहे। चीन का प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव वो बांग्लादेश में बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान का प्रभाव वो बांग्लादेश में बनाने में कामयाब रहे हैं। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब क्या बीएनपी के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर देश के भीतर से पड़ता है कि यूनुस को राष्ट्रपति बनाया जाए, या फिर झोला उठाकर चलने वाली जो कहावत है वो यूनुस पर बैठती है कि यूनुस ने जो काम करना था वो कर दिया, अमेरिका की पैठ बना दी, चीन की पैठ बना दी, और अब जैसा होगा वो तारिक रहमान देखेंगे। चुनौतियों का सामना तारिक रहमान करेंगे, क्योंकि फिलहाल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बांग्लादेश में कारखानों में ताले लग रहे हैं, भारत के साथ संबंध खराब हैं, लैंड पोर्ट्स बंद हैं, और अपना बंदरगाह भी भारत ने बांग्लादेश के सामान के लिए बंद किया हुआ है, उसे घूमकर अपने सामान का आयात निर्यात करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चुनौतियां छोड़कर गए हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना बहुत बड़ा सवाल तारिक रहमान के लिए है। तो इतिहास कैसे याद रखेगा यूनुस को, वो अब बांग्लादेश के आने वाले जो 5 साल हैं या फिर तारिक रहमान हैं वो तय करेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में देश को याद दिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अवामी लीग को उखाड़ फेंका, जिसके ऊपर तानाशाही का आरोप लग रहा था, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई देशों का हस्तक्षेप उस देश में करवाया। इससे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर निवेश अमेरिका, चीन जैसे देशों से आता है तो बांग्लादेश के लिए सही रहेगा, लेकिन अगर इस्लामिस्ट ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा आती हैं तो फिर इस देश के लिए वो नुकसान रहेगा। बाकी इतिहास बनते हैं मोहम्मद यूनुस या फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।